बनाइएगा कॉपी में, हेडिंग लगा लीजिए फेज डायग्राम, और ये दोनों बनाइएगा। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं फेज डायग्राम। ये वाला आपको याद होगा कि ये जो हम दो ग्राफ प्लॉट करते हैं, आप मुझे बताओगे इसका जो है सो कि ये किसके साथ रिलेशन होता है, ये ग्राफ कहाँ से आता है? पीटी वर्सेस, याद है आपको? किसके साथ? एक्स से। ये ग्राफ किससे खींचा गया था? बोलो। पीटी वर्सेस वाई ए, याद है ना? ठीक है। अच्छा वैसे ही अगर हम लोग इस ग्राफ की बात करें तो ये कहाँ से आता है? बोलो। ये पीटी नहीं है भाई, ये टेम्परेचर से आएगा। किससे आएगा? लेकिन इसका कोई इक्वेशन वगैरह आपको नहीं समझाया गया था। आई बात समझ में? तो कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वापस आ जाओ। यहाँ पे हमको क्या पता चलता है कि अगर हम लोगों का लिक्विड ए अगर प्योर फॉर्म में होता है तो उसका अपना एक शुद्ध अवस्था में प्योर फॉर्म में एक वेपर प्रेशर होता है। अगर उतना ही एक्सटर्नल प्रेशर अगर आप लगा दोगे तो वो कौन सी अवस्था मिलता है? लिक्विड और वेपर फेज दोनों में मिलता है। लेकिन अगर आप प्रेशर उससे कम कर देते हो, मतलब नीचे का मतलब कम, ऊपर का मतलब ज़्यादा, तो प्रेशर अगर कम कर देते हो तो पूरा का पूरा किससे मिलता था? वेपर फॉर्म में, याद है? और अगर प्रेशर बढ़ा देते हो, अगर लिक्विड प्योर है शुद्ध अवस्था में, हम लोगों ने हर केस में प्योर लिक्विड के लिए जिक्र किया है और एक सॉल्यूशन के लिए जिक्र किया है। तो अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरे पास एक बर्तन है उसमें प्योर लिक्विड है और उसका जो वेपर प्रेशर होता है अगर पी ए नॉट है उससे ज़्यादा कर दो, उससे बढ़ा दो, तो वो जो पूरा का पूरा आपको प्योर लिक्विड है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, द्रव अवस्था में ही दिखेगा, उसमें वेपर्स के थोड़े भी अमाउंट नहीं मिलेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। और अगर उससे थोड़ा सा लो कर दोगे तो पूरा का पूरा लिक्विड क्या होता है? वेपराइज हो जाता है। यही पढ़ा था हमने। वैसे ही जैसे ये लिक्विड ए के लिए है वैसे ही क्या होगा? बी के लिए होगा। अब ये दोनों लिक्विड अलग अलग हैं तो इसका पी ए नॉट अलग, इसका पी बी नॉट अलग, इसलिए अलग अलग है। आई बात समझ में? अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि ग्राफ ये ऐसे ही रहेगा, ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता था। ये अगर ऊपर जाता, अगर ये जो लिक्विड आपने ले रखा है यहाँ तो ए और बी बोला जा रहा है, यहाँ पे आपने कोई ऐसा लिक्विड ले लिया जिसका प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर हाई है तो ये ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे रहेगा। ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो ऐसे दिखेगा, येलो वाला ऐसे आएगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो इसको आप एक और तरीके से बना सकते हो। तो डिपेंड करता है कि जो प्योर लिक्विड ए है और बी है, इन दोनों का प्योर फॉर्म में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, उसके हिसाब से हम लोग एक को ऊपर दिखाते हैं दूसरे को नीचे दिखाते हैं। आई बात समझ में? दोनों इक्वल नहीं हो सकता है। दोनों इक्वल इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि कोई भी लिक्विड आप ले लो, अगर लिक्विड डिफरेंट है, द्रव ही अलग है, तो फिर उसके प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर में जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा। ये हो सकता है कि स्लाइटली कभी कम आए कभी ज़्यादा है, ये माना जा सकता है, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा, डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा। जैसे इस धरती पे कितने सारे लोग हैं और कितने सारे आ भी जाएंगे, फिर भी सबका जो अंगूठा का वो है ना, हम इम्प्रेशन, अंगूठा का जो वो फिंगरप्रिंट, वही वो सबका अलग अलग होता है। आई बात समझ में? क्योंकि वो लोग ही अलग हैं, सब लोग अलग अलग हैं। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरह की बात होती है, सिंपल सा ध्यान रखना। चलो, तो यहाँ पे जो है सो कि ये स्ट्रेट ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हम कर सकते। ठीक है, ये चीज हमको ध्यान रखनी है। तो वापस यहाँ पे आते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग क्या बताता है फेज को। तो एक प्योर लिक्विड ए की बात हो गई, बी की बात हो गई। अगर उन दोनों को मिला करके हम एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो उस सॉल्यूशन के लिए हमको एक चीज पता चला, हमारे पूरे स्टडी और ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि जो प्रेशर हम बढ़ाते हैं या कम करते हैं, प्योर लिक्विड के केस में एक ही पॉइंट के ऊपर और नीचे लिक्विड फेज पूरा और वेपर फेज हमको देखने को मिल जाता है। लेकिन एक सॉल्यूशन के केस में एक रेंज आता है, प्रेशर का एक रेंज आता है कि आप जैसे कि इतना से कम प्रेशर रखोगे तब जाके वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन वेपर में मिलेगा, और फिर इतना से अगर ऊपर रखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, ये लाइन क्या बता रहा है बताओ? ये लाइन ये बता रहा है कि भाई आपने इस कंपोजिशन का यहाँ पे एक्स का कुछ वैल्यू होगा। जेड ए जेड बी क्यों दिखाता हूँ ये तो आपको पता है ना, क्योंकि इस पे एक्स ए एक्स भी है और वाई ए वाई भी है, तो कंफ्यूजन नहीं करना। ऊपर वाला ग्राफ लेते हैं तो एक्स एक्स भी हो जाता है, नीचे वाला ग्राफ लेते हैं तो वाई ए वाई भी हो जाता है। जैसे मान लो कि हम लोगों ने एक्स से बराबर यहाँ पे 0.5 का जो है सो कि एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें ए और बी
ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। अब उसको आप कर क्या रहे हो, वेपराइज कर रहे हो, वाष्पीकृत कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि प्रेशर आपने थोड़ा सा लो कम किया, ठीक है, और वो जैसे पूरा वेपराइज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उस केस में जैसे कि आपको प्रेशर का एक रेंज मिलता है, ये प्रेशर का एक रेंज मिलता है। इससे अगर ज्यादा प्रेशर करोगे तो वो जो आपका सॉल्यूशन है इन दोनों से मिल करके जो बना है वो लिक्विड मिलेगा। और प्रेशर अगर कम करोगे तो जैसे ही कम करोगे तो ऐसा नहीं होगा पूरा सॉल्यूशन वेपराइज होगा, नहीं, प्रेशर आपको आगे चल के और कम करने पड़ेंगे, और कम करने पड़ेंगे, और कम करने पड़ेंगे, और कम करने पड़ेंगे। तो ये प्रेशर का एक रेंज हो जाएगा। तो एक टाइम पे प्रेशर कम करते करते एक वैल्यू आएगा जिसके बाद वो पूरा का पूरा लिक्विड सॉल्यूशन इन दोनों से जो मिलकर बना है वेपराइज हो जाएगा। तो हम कहते हैं ये प्रेशर का रेंज है उस सॉल्यूशन के लिए, प्रेशर का कोई एक वैल्यू नहीं है। आई बात समझ में? तो ये हमने पढ़ा है अच्छे से। अच्छा, इसमें हम लोगों ने एक और सॉल्व किया क्या, कि अगर हमको किसी लिक्विड सॉल्यूशन के लिए किसी प्रेशर में पूछे कि उसके अंदर एक्स ए है, वाई ए, एक्स बी, वाई बी कितना है, तो हम लोग ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते थे, याद करो सही से। वो इन दोनों ग्राफ को जहां कट करता है, जैसे हम लोग एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ये यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर से खींचते थे, यहाँ से खींचते थे, याद आया? ये क्या होता था, एक से, ये क्या होता था, और एक से पता चल जाएगा तो वाई ए, एक्स भी निकल जाएगा, और वाई ए पता होगा तो वाई भी निकल जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि दोनों का सम होता कितना है, 1। तो हाँ, तो ये बेसिकली आप, ये जो आपका डायग्राम है आपको बता क्या रहा है, आपको ये बता रहा है कि इस प्रेशर से इस प्रेशर के बीच में सॉल्यूशन जो होगा वो किस फेज में रहेगा, कौन सी अवस्था में रहेगा। तो भाई लिक्विड और गैसियस फेज में रहेगा। इस प्रेशर से ऊपर कर देंगे तो लिक्विड यानी द्रव अवस्था में रहेगा, इससे अगर लो कर देंगे तो पेपर फॉर्म में रहेगा। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा हमको एक लिक्विड सॉल्यूशन का या प्योर फॉर्म में जो हमारा वो ए था और बी था उसकी अवस्था को बता रहा है, उसके फेज को बता रहा है कि द्रव अवस्था में रहेगा कि गैसीय अवस्था में रहेगा या दोनों में रहेगा। आई बात समझ में? किस प्रेशर पे, ये इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, फेज डायग्राम। क्लियर है? वैसे ही हम लोग टेम्परेचर वाला जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह का आता है। तो अगर हम लोगों ने प्योर लिक्विड ए ले रखा है तो उसका कुछ अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, कोई प्योर लिक्विड बी ले रखा था उसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो सेम सिचुएशन जिस लिक्विड के लिए आप यहाँ सोच रहे हो ए और बी, उसी के लिए यहाँ सोचा गया है, इसी कारण ऐसा डायग्राम है। ध्यान रखना इस बात का, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिखाया क्या गया है इस डायग्राम में कि भाई जो लिक्विड आप ए ले रहे हो वो प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। अगर शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब ज्यादा है तो शुद्ध अवस्था में उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। पिछले क्लास में मैंने बहुत आराम से समझाया था कि जिसका वाष्प दाब ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। आई बात समझ में? ठीक है। और जिसका वाष्प दाब कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो इसलिए इसमें क्या हुआ, ये पॉइंट ऊपर चला गया और ये पॉइंट नीचे आ गया। जैसे आपको यहाँ पे समझ में आता है कि किसी कंपोजिशन का आप सॉल्यूशन ले रहे हो और उसके लिए आपको प्रेशर का एक रेंज मिलता है जिसके अंदर सॉल्यूशन लिक्विड और गैसियस फेज दोनों में मिलता है, वैसे ही अगर यहाँ भी आप अगर सॉल्यूशन का कोई कंपोजिशन ले रहे हो एक से बराबर, मान लो यहाँ पे 0.4 का हमने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और फिर जो है सो कि इसको जो है सो कि हम हीट अप कर रहे हैं, तो अगर प्योर लिक्विड होता है, अगर शुद्ध द्रव होता है, तो उसका अपना एक बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, एक क्वथनांक जो होता है वो फिक्स होता है। अगर उससे आप जैसो कि हाई कर दोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे, ध्यान रखना इसमें प्रेशर कांस्टेंट है और इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये गड़बड़ी मत कर देना। यहाँ क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये बोला नहीं जाता, लेकिन ध्यान रखना इस बात का, मैंने बोल दिया, प्लीज ध्यान रखना वरना बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, कि सर हीट अप करोगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा ना, प्रेशर बढ़ाना ही तो नहीं है, प्रेशर हमेशा क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हीट कर रहे हो तो पिस्टन क्या होगा, अपने आप मूव करता जाएगा, उसको मूव होने देना है। यही बात समझ में? यानी कि हीट अप भी कर रहे हैं, पिस्टन को दबले हैं तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। आई बात समझ में? तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। यहाँ नहीं, तो यहाँ पे जो है सो कि अगर आप जो है सो कि बॉइलिंग पॉइंट से अगर ज्यादा गर्म करते हो, क्या करते हो, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर लिक्विड है, वाटर है, उसके बॉइलिंग पॉइंट से अगर ज्यादा आप गर्म कर देते हो तो वो उस टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, वो पूरा का पूरा वेपर फेज में चला जाता है, पूरा का पूरा वाष्प वाष्प के फॉर्म में चला जाता है, गैसीय अवस्था में चला जाता है। और उससे अगर कम कर देते हो तो पूरा का पूरा वो प्योर लिक्विड है, जो शुद्ध द्रव है, वो आपका लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा, वो गैसियस फेज में नहीं मिलेगा, थोड़ा सा वेपर्स आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट पे हो तो उसमें कुछ वेपर्स भी मिलेंगे और मोस्ट ऑफ जो आपका लिक्विड होगा वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। कोई दिक्कत? तो जैसे प्योर ए हुआ तो उसकी ए कहानी होगी, प्योर बी है तो ऐसा होगा। ठीक है, अब ये ऊपर क्यों है, नीचे क्यों है, इससे मैंने रिलेट करके आपको समझा दिया। हो सकता है जिस दिन ये वाला नीचे आएगा,
ये वाला ऊपर जाएगा, उस दिन ये वाला नीचे आएगा, ये वाला ऊपर जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, चीजें रिलेट करने आपको आनी चाहिए। और क्या, अगर मान लो कि मैंने अब एक सॉल्यूशन लिया इस कंपोजिशन का, अब इस कंपोजिशन का क्या मतलब है कि जो ए है वो कितना है 0.4, ए का मोल फ्रैक्शन 0.4 है, तो बी कितना होगा 0.6। अब ए और बी मिला करके बनाते हो तो आप क्या देखते हो कि आपको टेम्परेचर का भी एक रेंज मिलता है। आपको क्या मिलता है? ऐसा नहीं होता कि आप जैसे कि एक टेम्परेचर के ऊपर हीट कर दिया पूरा वेपराइज हो गया, एक उस टेम्परेचर से ठंडा कर दिया पूरा लिक्विड फॉर्म में चला गया। नहीं नहीं, उसके लिए रेंज मिलता है कि यहाँ पे जो आपका एक टेम्परेचर का ये वैल्यू शो कर रहा है, यहाँ पे एक टेम्परेचर का वैल्यू है, इसके बीच में वो पूरा का पूरा जो सोल्यूशन होगा इस कंपोजिशन वाला, वो आपको क्या मिलेगा, लिक्विड और गैसियस फेज दोनों मिलेगा, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था दोनों में मिलेगा। ये बात आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो यहां से भी आपको क्या पता चलता है, यहां से भी आपको उस विलियन का, उस सॉल्यूशन का आपको फेज पता चलता है कि कहां से कहां तक जैसो कि किस टेम्परेचर से लेकर के किस टेम्परेचर के बीच में हमको जो विलियन है, जो सॉल्यूशन है हमारा, वो द्रव अवस्था मिलेगा, गैसीय अवस्था मिलेगा। अब सोच के देखो, इससे ज्यादा टेम्परेचर पर अगर हिट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इस कंपोजिशन वाला जो सॉल्यूशन होगा पूरा वेपर फॉर्म में चला जाएगा। इससे अगर नीचे कर दोगे टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा लिक्विड। लेकिन इसके बीच का कोई भी वैल्यू रखोगे आप तो इस कंपोजिशन वाला सॉल्यूशन क्या होगा, लिक्विड फेज में मिलेगा और गैसियस फेज में मिलेगा। यही बात समझ में? ठीक है, तो ये कहानी रहती है। और वैसे ही अगर इन दोनों के बीच के टेम्परेचर का कोई वैल्यू देकर के पूछा जाए कि बताओ, अगर मैंने यहाँ पे जैसे कि क्या बोलते हैं, एक सॉल्यूशन हमने ले रखा था, उसके लिए जो है सो कि टेम्परेचर का जो रेंज है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में वो हमको लिक्विड फेज में मिल रहा है और गैसेस फेज में मिल रहा है। अब मैं इसमें का कोई एक आपको टेम्परेचर दे रहा हूँ कि टेम्परेचर के इस वैल्यू के लिए बताओ उस सॉल्यूशन के अंदर एक्स से कितना है, वाई ए कितना है, एक्स भी कितना है, वाई भी कितना है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दोगे, इस ग्राफ को भी कट करेगा, इस ग्राफ को भी कट करेगा। बोलो हाँ या ना? तो क्या होगा कहानी, यहाँ से इस परपेंडिकुलर खींचोगे, यहाँ से ऐसे खींचोगे, अरे बोलो हाँ या ना? एक आपको क्या दे देगा, लिक्विड फेज में एक्स दे देगा, ये लिक्विड फेज वाला है तो क्या दे देगा, ये एक्स दे देगा, ये वेपर वाला है तो क्या दे देगा, वाई ये दे देगा। ये बात आपको समझ आती है? तो ये एक्स दे देगा, ये वाई दे देगा, एक्स से पता चल जाएगा तो एक्स भी निकल जाएगा, वाई ये पता चलेगा तो वाई भी निकल जाएगा। आई बात समझ? ठीक है, चलो, तो ये हम लोगों का बेसिकली फेजर डायग्राम है। ये चीज आप अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। अब यहां से एक इसी हम लोग का जो फेज डायग्राम है ये, इससे हम लोगों को एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है डिस्टिलेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आसवन। इसका नाम आपने सुना भी होगा बेसिक क्लास में। क्या चीज होता है ये आसवन? अगर कोई भी दो ऐसा सब्सटेंस है जो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट का है और वो आपस में क्या है, मिला हुआ है, मिक्स्ड है, और आप चाहते हो कि उसको सेपरेट करना है, अलग करना है, हाँ या ना? जैसे ऐसे सोचो कि मान लो कि मैंने जो है सो कि इसके अंदर दो कंपोनेंट लिए ए और बी, ठीक है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैं कह देता हूँ कि जैसे कि 600 डिग्री सेल्सियस है। कितना है बोलो? और जो बी है इसका मैं कह देता हूँ कि 800 डिग्री सेल्सियस है। समझाने के लिए ऐसे कुछ रैंडम कंपोनेंट और रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ। कोई दो चीज़ मिलकर के एक सॉल्यूशन बनाए हुए हैं और इसका बॉइलिंग पॉइंट 600 डिग्री सेल्सियस और इसका 800 डिग्री सेल्सियस। अब सोच के देखो कि मुझे इन दोनों को, ये दोनों मिले हुए हैं, मैं चाहता हूँ इन दोनों को अलग कर लिया जाए, सेपरेट कर लिया जाए, ए अलग हो जाए इसमें से, बी अलग हो जाए। तो सॉल्यूशन है, छलनी से तो छान के अलग कर नहीं सकते। तो मुझे क्या दिख रहा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक चूल्हे पे चढ़ा देता हूँ। क्या करता हूँ बोलो? एक चूल्हे पे चढ़ा देता हूँ। जैसे ही मैं चूल्हे पे चढ़ाऊंगा, इधर से नीचे से हीटअप करूंगा, उसमें ये ऊर्जा दूंगा, तो क्या होगा, टेम्परेचर इसका क्या होगा, बढ़ते जाएगा। मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो 600 से क्या होगा, जैसे कहने का मतलब हीट देते देते टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस आ गया। जैसे ही इसका 600 डिग्री सेल्सियस आया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पे ये क्या होगा, वेपर के फॉर्म में जाने लगेगा। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब मान लो कि ये 600 डिग्री सेल्सियस पे आया, अरे ये वेपराइज होने लगा। क्या होने लगा? वेपराइज होने लगा। ठीक है, अब अगर वेपराइज होने लगा, सोच के देखो, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, छोटा सा ऐसे रास्ता दे देते हैं। ध्यान से सुनना, क्या कर रहे हैं, छोटा सा रास्ता दे देते हैं। तो इसमें से कौन चल के आएगा, सिर्फ ए चल के आएगा कि बी भी चल के आएगा? अरे बोलो, सिर्फ ए चल के आएगा। अब अगर सिर्फ ए चल के आएगा यहाँ से, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? बी नहीं आएगा ना? क्यों आएगा? कैसे, क्यों? लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है,
और अभी कहाँ गया है 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हम लोगों को ये जाने लगा, कोई दिक्कत? जब ये जाने लगेगा, ये निकल के जाने लगेगा, तो उसको किसी बर्तन में इकट्ठा करके क्या कर लो, ठंडा कर लो। ठंडा कर लो, उसमें क्या मिल जाएगा, ए, इसमें क्या मिल जाएगा, बी, हाँ या ना? अरे बोलो। अच्छा, अगर मान लो गर्म करते करते इसका टेम्परेचर कर दे 650 डिग्री सेल्सियस, क्या कर दे 650 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा बताओ? हाँ, तो क्या होगा, कौन निकलेगा इसमें से, ए निकलेगा कि बी निकलेगा? बोलो, ए निकलेगा ना, बी नहीं निकलेगा ना? हाँ, यही हम लोग पढ़ते हैं और यही सरासर गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत था, अभी पूरा गलत ही पढ़ रहे थे। लग रहा है ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि क्यों नहीं ऐसा होगा। अभी ध्यान सुनो, ये ए और बी का मिला हुआ क्या है, एक सॉल्यूशन है, दोनों वोलेटाइल है, दोनों से मिलकर के एक सॉल्यूशन बना हुआ है। जब जब दो वोलेटाइल लिक्विड आपस में मिक्स कर जाते हैं, एक सॉल्यूशन बन जाता है, तो क्या इनका अपना बॉइलिंग पॉइंट का कोई मतलब रह जाता है? क्या वही बॉइलिंग पॉइंट उस सॉल्यूशन का रहता है? मैं आपसे पूछूं, ए और बी को मिला करके हमने एक सॉल्यूशन तैयार कर दी, आप अभी ये सब क्या पढ़ रहे हो, ये बताओ। यहाँ प्योर फॉर्म में ए है, प्योर फॉर्म में ए बी है, लेकिन जब आप दोनों को मिला करके सॉल्यूशन बनाते हो, तो उसके लिए आपको वेपर फेज है, लिक्विड फेज के लिए किधर जाना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ या ना? अब सोच के देखो, जब सॉल्यूशन बना लेते हो, तो कोई सॉल्यूशन मान लो ए और बी का है, तो उसमें कुछ ए होगा, कुछ बी होगा। अगर कुछ ए होगा, कुछ बी होगा, तो उसमें मोल फ्रैक्शन का कोई वैल्यू होगा। अरे बोलो हाँ या ना? अब सोच के देखना, वही चीज मैं यहाँ पे कनेक्ट करने जा रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान से सुनना, और फिर आप इसको जो है सो कि इंटरेस्टिंग तरीके से आंसर करना। अच्छा लगेगा मुझे अगर आप आंसर करोगे तो, ठीक है, क्योंकि गलती आपने करी है, हमने करी है, तो फिर हम ही लोग ठीक करेंगे इसको। ध्यान से सुनो, अब सोच के देखो, मैंने क्या किया कि यहाँ पे मेरे पास एक लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है टी ए, प्योर फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट कितना है, टी ए। तो अगर ये अकेले है, अगर ये अकेले है, तो इससे मैं अगर टेम्परेचर अगर हाई कर दूं, इस टेम्परेचर से जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इससे अगर हाई कर दूं, तो वो जो पूरा का पूरा प्योर लिक्विड होगा किस फॉर्म में मिलेगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बस। अगर इससे मैं कम कर दूं, तो पूरा का पूरा वो क्या मिलेगा, लिक्विड फेज में। चलो, एक लिक्विड ए की बात हो रही है, एक बी की बात हो रही है, तो चलो मैं कुछ डेटा तैयार करता हूं। जैसे ये लिक्विड ए जो है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये मैं कितना बोल रहा था बताओ, 600 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, कोई दूसरा ले रहा हूं, कोई लिक्विड बी ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इसके कंपेयर में, और वो भी प्योर फॉर्म में है, तो इसको तो ऊपर ही रखना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं टी बी, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 800 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ये ऊपर गया, ये नीचे। अब अगर इन दोनों को मिलाया मैंने, इसका कुछ अमाउंट ले लिया, इसका कुछ अमाउंट ले लिया, हो सकता है कोई ज्यादा कोई कम हो, लेकिन मान के चलते थोड़ा देर के लिए कि हमने इसका भी 10 मोल लिया, इसका भी 10 मोल लिया। क्या लिया? जो लिक्विड ए था उसका भी 10 मोल लिया, लिक्विड बी का जो हो उसका भी 10 मोल लिया, दोनों को मिला दिया। मुझे बताओ जीटा ए और जीटा बी क्या होगा? 0.5। अगर दोनों के मोल्स बराबर होते हैं तो मोल फ्रैक्शन कितना आता है? 0.5, 0.5। भूल गए ना आप लोग? एक से कोई जीटा निकालते हो किसी के लिए, मोल फ्रैक्शन तो फॉर्मूला क्या बनता है, Na बटा Na प्लस Nb। तो अगर एक का जो है सो कि अगर मान लो जितना मोल था ये भी x था, दोनों बराबर बराबर थे, तो ऊपर x और बटा में x प्लस x, ये 2x होगा, x x कटेगा, 1/2 आएगा। 1/2 का मतलब कितना होता है? ये बात कितनी बार बता चुके हैं और आप लोग फिर से बोल दे रहे हैं, अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो, दो चीजों को मिला करके कुछ भी बना रहे हो, और दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो, मास की बात नहीं कर रहा हूं, मोल्स की बात कर रहा हूं, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो, तो उस सॉल्यूशन के अंदर दोनों के जो मोल फ्रैक्शन होते हैं वो 0.5, 0.5। ठीक है, चलो, तो 0 मोल फ्रैक्शन कहाँ आएगा, एग्जैक्टली बीच में आएगा। बोलो हाँ या ना? अब सोच के देखो कि आपने क्या पढ़ा है कि जब सॉल्यूशन कोई बनाते हो, दो प्योर लिक्विड का कोई सॉल्यूशन आप बनाते हो, तो उसके लिए क्या आता है, क्या अगर हमने यहाँ पे x से बराबर लिख दिया 0.5, तो क्या इस सॉल्यूशन के लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट और जो इसका क्या बोलते हैं, मतलब वो टेम्परेचर जिसके ऊपर जो है सो कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन वेपर फेज में चला जाए, और वो टेम्परेचर जिसके नीचे पूरा का पूरा लिक्विड फेज में रहे, क्या वो कोई एक वैल्यू है या इसके लिए रेंज मिलेगा?
ये सॉल्यूशन है यार, ये विलियन है, ए और बी को मिलाकर अपने बनाया है। और विलियन के लिए क्या मिलता है, टेम्परेचर का एक वैल्यू नहीं मिलता, टेम्परेचर का रेंज मिलता है जिसके अंदर वो लिक्विड फेज और गैसियस फेज में रहता है। रेहाना बोल, तो वो जो आप ग्राफ प्लॉट करते थे ऐसे वाला, ध्यान सुनना, ये हमने किया। अब ध्यान से देखो कि मैंने 0.5 मोल फ्रैक्शन वाला एक सॉल्यूशन लिया था, ठीक है, इसके भी जितने मोल्स थे इसके भी उतने ही मोल्स थे। अब मैंने आपसे बोला था कि हम लोग करते क्या है, 600 डिग्री सेल्सियस हीटअप कर देते हैं। अब इस सॉल्यूशन को सोच के देखना, 600 डिग्री सेल्सियस तक आप हीटअप कर रहे हो, बताओ, यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ मैं, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस मोल फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग, बताओ ये सॉल्यूशन इस 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे किस फेज में है, लिक्विड फेज में। अरे यहां आएगा, पहले यहां आएगा, तब उसका लिक्विड और वेपर फेज शुरू होगा। अरे बोलो हाँ या ना, यहां से क्या मिलना शुरू होगा, लिक्विड फेज और वेपर फेज, बोलो हाँ या ना। कोई ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, 600 डिग्री सेल्सियस नहीं, मैंने क्या कर दिया, 620 कर दिया, यहाँ पे 620 है, मैंने 620 कर दिया, बताओ क्या वो सॉल्यूशन वेपराइज होगा, वेपर फेज में गया, कुछ भी वेपर्स बने, नहीं बना। तो अब अगर लिक्विड ए किसी दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स्ड है, इसका जो अपना बॉइलिंग पॉइंट है प्योर फॉर्म में जो 600 डिग्री सेल्सियस था, इसका कोई मतलब नहीं रह गया, कोई इसका मतलब नहीं है भैया। ऐसा नहीं है कि आप दो चीजों को मिला दिया आपने और इसको 600 डिग्री सेल्सियस पे जो है हीटअप कर दिया आपने और उसमें से ए निकलना शुरू हो गया, फिर तो बड़ा कहानी सरल हो जाता। ये बात समझ में आ रही, तो फिर क्या होगा, आप इसको और हीटअप करते जाओ और हीटअप करते जाओ, यहां पहुंचोगे आप यहां पे, तो क्या होगा, उसका वेपर फेज, उस लिक्विड में से थोड़ा सा क्या होगा, वेपर्स बनेंगे। अरे हाँ ना बोलो। और अच्छा सोच के देखो, ऐसे भी सोचो कि आप ये सोच रहे थे कि जो है सो कि मैं आपसे पूछूं अगर कि अगर मैं उसको जो है सो कि यहाँ पे मान लो कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला हम लोगों का पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, तो आपको अगर हीटअप करना पड़ेगा, सोच के देखो, आपको अगर हीट करना है, गर्म करना है, तो इस सोल्यूशन के लिए, इस कंपोजिशन के लिए ये जो हम लोग का रेंज मिला टेम्परेचर का, इसके बीच का कोई टेम्परेचर रखना होगा, तब जाके वो क्या मिलेगा, लिक्विड फेज में मिलेगा और वेपर फेज में मिलेगा। ठीक है, अब मान लो कि आप जोश जोश में आ गए कि अच्छा तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट 600 डिग्री सेल्सियस था, हम 620 किए, तुम वेपर बन ही नहीं रहे हो, 630 किए नहीं बन रहे हो, 640 किए नहीं बन रहे हो, आप खिसिया क्या कर दिए सीधे 800 डिग्री सेल्सियस, रुको नहीं मानेगा तुम, एक ही बार आप 800 डिग्री सेल्सियस लेके चले गए, कहाँ लेके चले गए, एकदम जो बी का जो दूसरा कंपोनेंट बी था उसका बॉइलिंग पॉइंट आप लेके चले गए, क्या पता चलेगा, सोचो सोचो, ए के साथ बी भी वेपराइज हो जाएगा। ये क्या कह रही वाला पॉइंट कि इसके बाद अगर आपने हीट अप किया, इस टेम्परेचर के बाद हीट अप किया, तो पूरा सॉल्यूशन वेपराइज हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में दोनों थे ना भाई, तो ये और भी गया और दोनों मिलके गया, तो फिर उसको पकड़ कर कंडेंस करते हो, ठंडा करते हो, इकट्ठा करते हो, तो क्या मिलेगा, फिर से और भी मिलेंगे, सेपरेट कहाँ होगा यार, अरे बोलो हाँ ना। और इसको ध्यान से देखो, ये जो देखो 800 डिग्री सेल्सियस तो ऊपर है, ये तो 800 से कम ही। अगर जो जो उसमें आपने अगर मान लो मैंने बोला 700 डिग्री सेल्सियस, और अगर आपने 750 भी कर दिया, 720 भी कर दिया, तब भी ये सॉल्यूशन पूरा का पूरा वेपराइज हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगर ये वैल्यू है, ऐसे मान लो कि 700 डिग्री सेल्सियस है, 700 है, तो 720 अगर कर दो, 710 अगर कर दो, तो क्या होगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन वेपराइज हो जाएगा। क्योंकि अगर आप दोनों को मिला के बनाए हो ना, तो उसका ध्यान से देखो क्या रह गया बॉइलिंग पॉइंट, ना तो ये रहा ना ये रहा, उसके बीच का आ गया कुछ, और वो भी रेंज है, तो इसके बीच आपको क्या करने पड़ेंगे, का कोई टेम्परेचर पे हीटअप करना पड़ेगा, इसके बीच के टेम्परेचर पे इस सोल्यूशन को आपको गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होगा कि उसका कुछ अमाउंट क्या होगा, वेपोराइज होगा। नहीं बोलो है ना, लेकिन वेपोराइज होगा तो सिर्फ ये होगा, समस्या तो अब भी है। हमको वेपर के फॉर्म में जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, उसको वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करके, उसको वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या करना था, कंडेंस करना था। तो हमको ये लगा कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिसका क्वथनांक कम है, उसको गर्म किया, वो अकेले निकलेगा। लेकिन नहीं, क्या यहाँ पे हीटअप होगा तो सिर्फ एक से मिलेगा, वेपर के अंदर सिर्फ ए जा रहा है, उसके अंदर तो वी भी जाएगा, ए भी जाएगा, वी भी जाएगा, तो सेपरेट तो हम कर नहीं पाएंगे। तो फिर कैसे करते हैं, तरीका गलत है।
कैसे करते हैं फिर? समस्या समझ में आया? पहले पूरा सोल्यूशन करते हैं, समस्या समझ में आया? देखो क्या करते हैं, ये मान लो कि इसके किसी बीच के टेम्परेचर पर हमने गर्म किया, हीटअप किया। सोचना ध्यान से, क्या किया बोलो? हमने मान लो इस टेम्परेचर तक इस सॉल्यूशन को, इस कंपोजिशन का हमने जो सॉल्यूशन ले रखा था उसको इस टेम्परेचर तक हमने हीटअप किया, यहां तक, इस तापमान तक गर्म किया। तो जैसे ही गर्म करूंगा तो ध्यान से सोचना, ये वाला वैल्यू देखना और ये वाला वैल्यू देखो, ये क्या देगा बताओगे? 1 से देगा, और ये क्या देगा? वाई। अरे बोलो हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, आप इधर से इधर आते हो तो यहां पे हम लोग क्या लिखा करते थे, सही से याद दिलाओ, यहां क्या लिखा करते थे बोलो? लिखा करते थे। अब मुझे बताओगे कि एक्स ए और वाई ए में ज्यादा कौन है? इधर 0 है, इधर 1 है, इधर से बढ़ते जा रहा है, एक्स ए और वाई ए में ज्यादा कौन है? अरे बोलो। तो कहानी क्या बनी? कहानी ये बनी, गौर करना, जब आप इसको इस टेम्परेचर पे हीटअप किए तो उसमें जो वेपर्स बने, उसके जो कुछ वेपर्स बने, उसके अंदर, उस वेपर्स के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन वाई है, जो क्या है, और उसका जो लिक्विड में बचा रह गया, जो रिमेनिंग सॉल्यूशन अभी जो पूरा का पूरा वेपराइज नहीं हुआ है, उसके अंदर ए का क्या रह गया? 1 से। ये समझ में आ रही बात? ध्यान से देखो, पहले कितना था? पूरा का पूरा जब लिक्विड था तो लिक्विड के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन कितना था? 0.5। वेपर में तो था ही नहीं, हमने इस टेम्परेचर तक हीटअप किया, वेपर में गया, वेपर के अंदर क्या आया? वाई ये कुछ मोल फ्रैक्शन आया। ये ध्यान से देखो, इससे क्या है? बड़ा वैल्यू है, वाई ये यहाँ पे है, एक से यहाँ पे है, ये बढ़ गया। ये बात समझ में आ रही? हम क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं, इसको कंडेंस करते हैं, ये जो वेपर्स हमको ऐसे मिलेगा उसको क्या करते हैं? कंडेंस करते हैं, एंड उसको ठंडा करके क्या करते हैं? ठंडा करके फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो आप या तो जो है सो कि आगे यहाँ फिर से बना के समझोगे, नहीं तो फिर यहीं पे कर लो। हम जो है सो कि कंडेंस करते हैं। अब सोच के देखो, अब ये जो वाई है, जब उसको फिर से कंडेंस कर लोगे, ठंडा कर लोगे, तो एक नया सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? एक नया सॉल्यूशन बन गया। अब अगर वो नया सॉल्यूशन बना तो उसके अंदर ये जो वाई था वो क्या बन जाएगा? एक से का जगह ले लेगा। सोच के देखो, लिक्विड फेज के अंदर क्या बोलते हैं? एक से बोलते हैं ना। तो फिर उसको ठंडा कर लोगे तो क्या बन जाएगा? ये कुछ समझ में आया? अरे बोलो है ना। अगर अगर ऐसे सोचो, दिमाग में थोड़ा जोर डालो, यहाँ पे वाई का वैल्यू ये 0.5 था, यहाँ पे जो वाई लिखा मैंने, इसका जो वैल्यू है, सोच के देखो, मैं बोल दूं कि 0.7 है, तो मेरे को बताओ ना वाई भी कितना होगा? अब आई ना बात? ठीक है। अब उसको पकड़ो और ठंडा करोगे, तो ठंडा करोगे तो फिर लिक्विड फेज में जाएगा। तो मैं तुमसे पूछूं कि वो जो लिक्विड बना, यहां से जो आपने कलेक्ट करके जो वेपर्स बने थे उसको कलेक्ट करके आपने ठंडा किया, इसके अंदर बताओ एक से कितना है? ये हुई ना बात, 0.7। कैसे समझ में आया? समझ में? यही तो बनेगा ना। अरे उसी वेपर को ठंडा कर लिया यार, तो मोल फ्रैक्शन थोड़ी बदल जाएगा, वो तो वही रहेगा ना। तो वही हो जाएगा एक्स से, तो एक्स भी कितना होगा? 0 पॉइंट, अब सोच के देखो, सॉरी 0.3 होगा। अब इसके अंदर एक से क्या है? ज्यादा, एक्स भी क्या है? कम। तो इसके अंदर जो ए आ गया वो क्या आ गया? ज्यादा आ गया। ठीक है। जब ये ज्यादा आ गया तो फिर से इसको पकड़ो, क्या करो? अब सोच के देखना मैं क्या कहने जा रहा हूं। फिर अब यहाँ पे शुरू में आपका, जब ये पहली बार आपने किया था तो शुरू में इस सॉल्यूशन के अंदर ए का कंपोजिशन, ए का मोल फ्रैक्शन 0.5 था, बी का भी 0.5 था, लेकिन एक बार आपने इस टेम्परेचर वेपराइज किया, उसके अंदर एक से कितना हो गया? 0.7। क्लियर? अब इस सॉल्यूशन को पकड़ो और इसको हिटअप करो। क्या करो? इसको हिटअप करो। फिर इसको हिटअप करोगे तो क्या होगा? इसके कुछ वेपराइज होंगे और वेपर्स बनेंगे, तो फिर क्या होगा? उसमें से एक से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो वेपर्स बनेंगे उसके अंदर वाई क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यही चीज फिर से रिपीट होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? अरे बोलो हाँ या ना। यानी ये जो मिलेगा इसको फिर से हीटअप कर दो। ठीक है। जैसे मान लो ये, इसके लिए टेम्परेचर का रेंज क्या आएगा? देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये इस मोल फ्रैक्शन का जो आपका सॉल्यूशन बनेगा, इसके लिए रेंज क्या मिलेगा? ये वाला, ये वाला। इसके बीच के टेम्परेचर पे ध्यान सुनना, इसके बीच के टेम्परेचर का कोई ले लो और उसको हीटअप कर दो। जैसे हीटअप करोगे तो ये क्या बन जाएगा? एक से ये क्या बन जाएगा? वाई। ध्यान से देखो, वाई क्या होगा? और बढ़ गया। ये 0.7 पे था, ये और बढ़ गया होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? समझ आ रहा है? ठीक है। तो अब उसके अंदर क्या हो गया? वाई बढ़ गया। फिर क्या करो?
फिर उसको ठंडा करो, फिर यहाँ का जो वाई होगा उस सॉल्यूशन के अंदर क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। फिर उसको क्या करो कि इसके लिए टेम्परेचर का जो रेंज आएगा वो ये वाला आएगा, ये देखो टेम्परेचर का ये रेंज आएगा, इसके बीच के किसी टेम्परेचर पे हिट करो, फिर क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, फिर नया एक वाई मिलेगा। ध्यान से देखो, वाई वेपर के अंदर, ध्यान सुनो, वाई क्या है, वेपर्स के अंदर कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन है, और धीरे 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 कहाँ जा रहा है, वन की तरफ जा रहा है। जिस दिन ये वन हो जाएगा, जिस दिन ये, उस दिन इसका क्या मतलब निकलता है कि उस वेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, ए है, सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट ए है। इस तरीके से सेपरेट किए जाते हैं। इतना सरल नहीं है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, गर्म किया, कम वाला फटाक से निकल गया, और जो है सो कहानी आसान हो गई, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला उस सॉल्यूशन के अंदर बचा हुआ है, ये लीजिए सर आपका जूस तैयार है, दिस इज योर सॉल्यूशन। आई बात समझ में? तो सोच के देखो इसके लिए कितने प्रोसेस करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा प्रोसेस करने पड़ेंगे। आई बात समझ में? तो डिस्टिलेशन जितना आसान लगता है उतना है नहीं। समझ में आ रही बात? ठीक है। एक और चीज इसमें देखो कि हम लोगों का ये जो है, हम लोगों का क्या बोलते हैं, क्या ऐसे सवाल आपसे पूछे जाए कि प्योर 100%, क्या हमको कभी ऐसा मिल सकता है 100% ये पूरा का पूरा ये मिल सकता है क्या? ये आप करते क्या जा रहे हो, सॉल्यूशन के अंदर बी का जो कंपोनेंट है उसको धीरे धीरे कम करते जा रहे हो, ये क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जितना बार प्रोसेस ज्यादा करोगे, जितना बार ये रिपीट करोगे, ये का कंसंट्रेशन उतना ही क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत समझ रही बात? लेकिन अगर प्योरली पूछा जाए तो 100% जो कंपोनेंट ई का है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए आपको इनफाइनाइट बार वोट करने पड़ेंगे, बहुत बार करने पड़ेंगे। आई बात समझ में? तो ये जो प्रोसेस होता है बेसिकली इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पर ये जो बॉइलिंग पॉइंट का जो ये रेंज है ना, ध्यान सुनना, ये जो 800 डिग्री सेल्सियस 600 डिग्री सेल्सियस मैंने लिया ना, ये डिफरेंस क्या हो, बड़ा हो, डिफरेंस क्या हो, बड़ा हो। डिफरेंस अगर ज्यादा होता है ना तो फिर ये करना आसान हो जाता है। एक स्टेप करोगे, दो स्टेप करोगे, तीन स्टेप करोगे, दो तीन स्टेप में ठीक ठाक ए का जैसो कि प्यूरिफिकेशन हो जाता है, अच्छा खासा कंसंट्रेशन हमको मिल जाता है। समझ में आया कुछ? नहीं आया? अच्छा अगर बी निकालना होता तो, ये तो एक ही बात हो गई, अगर बी निकालना होता तो ध्यान से देखो, इधर x से घट रहा था, इधर x से घट रहा था, इसका मतलब x भी बढ़ रहा था। अरे बोलो हाँ या ना, कि जो बच रहा है उसके अंदर ज्यादा क्या है, b, जो निकल रहा है पेपर के फॉर्म में वो a, जो बच रहा है वो। तो अगर a को आपको सेपरेट करना है, a चाहिए तो किसको पकड़ो, वेपर्स को, वेपर्स को पकड़ो, उनको कंडेंस करो, फिर से हीट अप करो। और अगर b चाहिए तो जो उसमें लिक्विड सॉल्यूशन बचा हुआ था उसको पकड़ो, हीट अप करो, वेपर्स हटा दो, लिक्विड बचा, फिर हिट करो, वेपर्स निकला, फिर लिक्विड पकड़ो। सुनाई दे रहा है? अरे बोलो हाँ या ना? तो अगर बी चाहिए तो कहां से आएगा, जो लिक्विड सॉल्यूशन बचा है उसमें से आएगा। अगर ए चाहिए तो जो वेपर्स बनते जा रहे हैं वहां से आएगा। समझ आ रही बात? ठीक है। एक चीज आपको अगर ये लग रहा है ना कि डायरेक्टली ये क्लास आपको समझ में आ जाए, तो ऐसी बात नहीं है, इसका पूरा कनेक्टिविटी शुरू से है। वो जो 3-4 क्लास आपने पहले किए है ना, वो सारा वहां से खेल चल रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि थोड़ा सा चलेगा, लंबा लगेगा, थोड़ा टफ लगेगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये चीज जो है सो कि थोड़ा सा क्या समझ में आया कि टफ है, ये आसान है, बशर्ते आप इसी को बार बार एक दो बार रिपीट करो, खुद से करो, देखो तो वो जो है सो कि आएगा समझ में। चलो, तो ये रहा हम लोगों का डिस्टिलेशन। आगे है, ध्यान से सुनना। अच्छा आपने ये बना लिया था ना, ये लिख लिया था, तो पहले बनाइए, इसको लिखिए। डेफिनेशन पहले नोट कर लीजिए।
डिस्टिल वाटर क्या भैया, वो डिस्टिलेशन वो नहीं है जो आप पूछ रहे हैं। डिस्टिलेशन दूसरा ही प्रोसेस है ये, जिससे आप दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करते हैं, दो मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं। जैसे कैसे घर गेहूं में माटी हो जाता है तो मम्मी लोग क्या करती है, पानी में डाल देती है, मटिया गल के नीचे बैठ जाता है, गेहूं छान लेती है, हाँ कि ना। वो दूसरा विधि है। तो जैसे कैसे कैसे माटी और गेहूं को अलग करने का विधि हो गया, वैसे ही यहाँ पे दो मिश्रित जो द्रव होते हैं ना, लिक्विड होते हैं ना, उनको सेपरेट करने का ये तरीका है, क्या आसवन। पढ़े तो नहीं समझ में आया आपको? अरे बोलो हाँ या ना। ये पढ़ के समझाना पड़ेगा क्या? एक सिलेक्टिव वेपराइजेशन का प्रोसेस है ये, आसवन, चयनात्मक वाष्पीकरण और संघनन। देखो क्या लिखा गया है, वाष्पीकरण वेपराइज करो, फिर संघनन मतलब फिर से ठंडा करो, समझ आ रही बात। और ये लगातार प्रोसेस करने पड़ेंगे, अभी समझा रहा था ना मैं। तो वाष्पीकरण और संघनन के माध्यम से तरल मिश्रण को, जो फ्लूइड मिक्सचर होते हैं, उनके घटकों को, उनको कंपोनेंट्स में क्या करना, सेपरेट करना, अलग करना। आई बात समझ में? ये एक प्रोसेस है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये डायग्राम बनाना चाहोगे? बनाओ, बन जाएगा कि फ्रेश बना दे फिर से? चलो मैं फिर से बना देता हूं। मान लो इधर हमने किसी एक कंपोजिशन का हमने एक सॉल्यूशन ले लिया है कि नहीं जी, इस कंपोजिशन का, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू मैं ले लेता हूँ कितना, 0.5। तो अगर मैं ले लूँ तो क्या करना पड़ेगा बताओ? फिर तो आपको आंसर करने पड़ेंगे। उसको इस टेम्परेचर, बताना मैं गलत कर रहा हूँ कि सही, इन दोनों टेम्परेचर के बीच ही उसको हीटअप करना होगा, हाँ या ना? अरे बोलो, सही बोल रहा हूँ ना? ठीक है। अच्छा देखो तो, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछो, दिमाग लगा के आंसर करना। उस सॉल्यूशन को मेरे को हीटअप करना है, तो जो सिविलियन को मैं गर्म कर रहा हूँ, अगर इस टेम्परेचर से मैं ऊपर ले गया, तो टेम्परेचर को बहुत हाई रखने में फायदा है या लो रखने में फायदा है? मतलब इसके बीच का ही टेम्परेचर मुझे रखना है, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन इसमें भी ये हाई है ये लो है, तो इसके बीच में ज्यादा से ज्यादा रखना सही है, कम से कम रखना सही है? देखो ग्राफ को देखो ठीक से, फिर आंसर करना। अच्छा चलो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, फिर आप बताना। अगर मैंने ये वाला टेम्परेचर किया और फिर ये वाला टेम्परेचर किया, दोनों में बताना वाई ए ज्यादा कहाँ मिलेगा? नीचे वाला में। कहाँ मिलेगा? क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये वाई ए देगा, तो यही देगा ना। एक से कहां से मिलता था? अरे बोलो हाँ या ना। ये होगा ना। तो टेम्परेचर कहाँ रखना पड़ेगा? हाँ ठीक है, ये एक से मिलता था, ये वाई ए मिलता था, ये एक से देता था और ये वाला वाई ए। तो टेम्परेचर ज्यादा ज्यादा क्यों रखोगे भाई? अगर टेम्परेचर तुमने यहाँ टेम्परेचर लेके चले गए, तो क्या होगा, वाई ए तुमको बस इतना ही मिलेगा, है या ना। वाई ए का ये कंसंट्रेशन आएगा, जबकि टेम्परेचर तुम नीचे ही रखे थे, कहाँ आता, यहाँ पे आता। और इसके ऊपर गए लेकिन यहाँ पर तो क्या आता, पहली बार में ही उस वेपर्स के अंदर कंपोनेंट ए का कंसंट्रेशन क्या होता, ज्यादा होता। नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, चलो बनाओ। आगे मैं क्या बोलूं, बनाओ आप। मैं इधर कोई वैल्यू कर देता हूं ऐसे। यहाँ क्या मिलेगा बताओ, एक से, और यहाँ क्या मिलेगा, वाई है। और फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो सॉल्यूशन मिलेगा, सुनाई दे रहा है, ये जो सॉल्यूशन मिलेगा, इस सॉल्यूशन के लिए कौन सा रेंज हो जाएगा बताओ, नया रेंज कौन सा हो जाएगा बताओ? यही वाला होगा कि नहीं होगा? ये दोनों पॉइंट्स का रेंज हो जाएगा, हाँ। क्योंकि जब उसको ठंडा करोगे तो यही वाई है तो एक से हो जाएगा।
और यही वाई जब एक्स से हो जाएगा तो कंसंट्रेशन यही रहेगा, तो ग्राफ तो यही प्लॉट करोगे ना। तो फिर उसके बाद क्या होगा आप बताओ। फिर इसके बीच, इन दोनों के बीच का कोई टेम्परेचर आप रखोगे। तो अगर इन दोनों के बीच का कोई टेम्परेचर रखोगे तो ध्यान से देखो, मैं कुछ ऐसे कर दूं, देखो बहुत थोड़ा गहराई से देखने पड़ेंगे, इसके बाद मैं नहीं प्लॉट करूंगा, नहीं तो पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, और अब बताओ क्या होगा, ये यहां से परपेंडिकुलर खींचोगे तो उस सॉल्यूशन का ये क्या है, एक्स से है। सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया। और उस सॉल्यूशन का दूसरे टाइम जो सॉल्यूशन मिला था वेपर को ठंडा करके, उसका ये क्या है, वाई ए है। तो इसको मैं कर देता हूं इस बार वाई ए डैश, क्या कर देता हूं, और इस बार वाई ए से ज्यादा है वाई ए डैश। तो इस बार जो वेपर्स मिला था उसके अंदर एक कंसंट्रेशन और बढ़ गया, फिर इसके लिए एक रेंज मिलेगा, फिर उसके बीच हीट अप करो, करते जाओ यही काम करते जाओ। यही बात समझ में आएगा जमाना वो, जब आपको पूरा का पूरा एक टाइम पे विलियन के अंदर ए मिलेगा, लेकिन इसके लिए बहुत बार प्रोसेस करने पड़ेंगे। समझ आया। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ डिस्टिलेशन। क्या लगता है, आसवन विधि बहुत आसान है कि भारी है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब सभी भाग रहे हैं हाँ। देखो ये बस बनाने मात्र तक नहीं है, इसको वही पढ़ पाएगा जो मैं समझाया, डायग्राम बनाया वही पढ़ पाएगा, नहीं तो फिर वो गया काम से। नहीं तो बाद में तुमको कॉपी देखोगे ना फेयर पलट के तो लगेगा हाँ खूबसूरत चीज कुछ है, बस अच्छा लगेगा देखने में। हाँ